हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एस ब्लॉक को कवर कर रहे हैं 2022 जेई मेंस जुलाई शिफ्ट के क्वेश्चंस को। तो शुरू करते हैं, लेट्स वन बाय वन। तो पहला है चूज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डेंसिटी ऑफ अल्कली मेटल। तो देखो, अल्कली और अल्कलाइन मेटल दोनों को एक साथ जान लेते हैं। होता क्या है कि डेंसिटी में कोई डेफिनेट ट्रेंड नहीं होता है। डेंसिटी आप देखोगे मास बाय वॉल्यूम होता है। अब अगर आप लिथियम से सीजियम की तरफ ऊपर से नीचे मूव करोगे, ऊपर में लिथियम है नीचे सीजियम, तो इसमें मास भी इंक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो मास भी इंक्रीज़, वॉल्यूम भी इंक्रीज़, तो रिलेटिव कौन ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है ये बिना एक्सपेरिमेंट के हम पता नहीं कर सकते हैं। अब एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगर ग्रुप 1 की बात करोगे तो इसमें ग्रेजुअल इंक्रीज़ होता है। बस एक एक्सेप्शन आता है, जो पोटेशियम यहाँ पे होता है तब तो हम कहते हैं कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, ग्रेजुअल इंक्रीज़ हो गया, सब एक दूसरे से ज़्यादा हैं जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं। लेकिन जब पोटेशियम जो है वो अपना पोजीशन चेंज कर लेगा, वो सोडियम से नीचे चला जाएगा। बस ये एक एक्सेप्शन ध्यान रखना है, अदरवाइज ये इंक्रीज़ हो रहा है। ग्रुप 2 में थोड़ा सा ज़्यादा डेविएशन है। ग्रुप 2 में क्या होगा, एक मिनट ये छूट गया ये लाइन। ग्रुप 2 में बी से सी ए तक डिक्रीज़ होगा और उसके बाद लास्ट के 2 ये इंक्रीज़ होंगे। ध्यान रखना एस आर बी से भी ज़्यादा हो जाएगा, बेरियम इससे भी ज़्यादा होगा। तो बी से सी ए तक डिक्रीज़, उसके बाद इंक्रीज़, यही ट्रेंड रहना है इस केस में। तो ये क्वेश्चन हो गया अब हमारा आराम से। बस इस सीक्वेंस को बदल देना है, सोडियम और पोटेशियम के सीक्वेंस को, पोटेशियम को सोडियम से कम कर देना है। ये रहा LiKNa, बाकी RbCs, ए ऑप्शन करेक्ट। तो देखो दूसरा क्वेश्चन भी वही ग्रुप 2 की डेंसिटीज, ठीक है, शिफ्ट 2 में, और ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेंसिटी इज। अब वही आ गया, इस केस में बी एस आर सबसे टॉप पे रहेगा और उसके बाद बी से एम जी सी ए तक घटता जाएगा। ये ट्रेंड BMGCA SRBA, ठीक है, तो वही ट्रेंड हो गया, SRBMGCA, ऑप्शन करेक्ट। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन गलती से यहाँ पे आ गया है, लेकिन अब आ गया तो छोड़ना नहीं है। ये हाइड्रोजन चैप्टर का है। पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू प्रिवेंट द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। भाई H2O2 की टेंडेंसी होती है, कोई H2O2 अगर आप लोगे ना तो ये H2O प्लस हाफ O2 में टूटता है। तो इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, यूरिया स्टेबलाइज़र ऐड करते हैं। पहले तो वैक्स लाइंड कंटेनर में इसको स्टोर किया जाता है और यूरिया स्टेबलाइज़र ऐड किया जाता है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन अब H2O2 की पूरी डिटेल्स ही हम देखेंगे। जस्ट अ मिनट, पूरा डिटेल देखेंगे। तो ये तो मैंने लिख दिया, जो स्टोरेज स्टोर्ड इन वैक्स लाइन ग्लास एंड यूरिया स्टेबलाइज़र। तो ये क्वेश्चन तो यहीं पे क्रैक हो जाएगा, जिसको पता होगा ए ऑप्शन। लेकिन अब H2O2 आया तो पूरा छोड़ना नहीं है, एक बार जल्दी जल्दी रिकैप कर लेते हैं। देखो H2O2 का सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है, बस एंगल का फ़र्क होता है। गैस फेज़ में ये ज़्यादा एंगल होता है 111 डिग्री, और सॉलिड फेज़ में 90 डिग्री का एंगल होगा। और ये एंगल क्यों होता है, सॉलिड या लिक्विड दोनों ही कह लो, ये एंगल इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे H बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। इसका हाइड्रेटेड फॉर्म H2O2 डॉट H2O होता है, वन वाटर। ये हाइड्रेटेड फॉर्म एनसीईआरटी का दिया हुआ है, एज इट इज़ मैंने लिख दिया है। अब आते हैं प्रिपरेशन को। तो देखो प्रिपरेशन में 3 मेथड्स हैं। एक तो बेरियम पेरोक्साइड में आप H2SO4, ये सारे ठंडे होते हैं, कोल्ड, आइस कोल्ड लिखा जाता है, आइस कोल्ड, बहुत ठंडा, नहीं तो जो बनेगा H2O2 डिकम्पोज कर जाएगा। तो H2SO4 से ट्रीट करते हैं, BSO4 प्लस H2O2 बनता है। जो एक्स्ट्रा ये तो प्रेसिपिटेट होकर बाहर निकल जाएगा, और जो एक्स्ट्रा वाटर होगा उसको हम स्टीम डिस्टिलेशन से, नहीं गलत लिख दिया मैंने, स्टीम नहीं सॉरी, रिड्यूस्ड प्रेशर पे, एक्सेस H2O इज सेपरेटेड बाई डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिड्यूस प्रेशर का केस हमें करना है। रिड्यूस प्रेशर में हम उसको करते हैं जिसका डिकम्पोजिशन के चांसेस होते हैं। तो प्रेशर रिड्यूस करने से उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है, इसीलिए टूटने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो एक मेथड ये हुआ। फिर H2SO4 कंसनट्रेटेड की इलेक्ट्रोलाइसिस से, अगर इसको आप इलेक्ट्रोलाइज करोगे तो H2S2O8 बनेगा, जिसमें आप पानी मिलाओगे तो फिर H2SO4 और H2O2 प्रोड्यूस होगा। इसको रिसाइकिल कर दिया जाता है, H2O2 मिल गया। जैसे ये H2S2O8 है ना, वैसे ही आप K2S2O8 ले लो, इस पर पानी मिलाया था तो आपको H2O2 और H2SO4 मिलेगा। वैसे इस पर भी पानी मिला रहे हैं, लेकिन हैवी वाटर मिला रहे हैं, D2O।
तो D2O मिलाओगे तो KdSO4 वही आ गया, एक पोटेशियम आ गया, KdSO4 एंड D2O2 मिलेगा। तो एनसीईआरटी ने क्लियर लिखा हुआ है कि ये जो मेथड होता है ये लैब में D2O2 बनाने का मेथड है। यानी आप K2S2O8 ले लो, उसमें D2O ऐड करो, ठीक है, D2O2 मिल जाएगा आपको। इसको आप कह सकते हो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो ड्यूटीरियम पेरोक्साइड हो गया। तीसरा ये है, इसको कहते हैं 1,2,2 पोजीशन पे इथाइल लगा हुआ है, 2 इथाइल एंथ्राक्विनॉल, ऑल है ना, और इसको कहेंगे 2 इथाइल एंथ्राक्विनॉन ऑन ओन, कीटो ग्रुप आ गया। तो 2 इथाइल एंथ्राक्विनॉल में O2 आप पास कराओगे तो H2O2 बन जाएगा। ये भी मेथड इंपॉर्टेंट है, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन हट के O2 के साथ अटैच होते हैं, H2O2 बन जाते हैं। तो ये 3 मेथड हैं। इसके बाद आप रिएक्शन पे जब इसके आओगे तो एक्चुअल में रिएक्शन में ध्यान रखना है ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों एजेंट हैं, ठीक है। तो Fe2+ के साथ, और जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है एसिडिक और बेसिक मीडियम में शो करता है। तो जैसे Fe2+ को ये ऑक्सीडाइज भी करेगा बेसिकली, मतलब Fe2+ को सिर्फ ऑक्सीडाइज करेगा क्योंकि Fe2+ Fe3+ में जाएगा। तो जब ऐसा करेगा H2O2 तो इस प्रोसेस में ये ऑक्सीडाइज हो रहा था, H2O2 रिड्यूस होगा, इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया क्योंकि Fe2+ को ऑक्सीडाइज कर रहा है। अब कहानी है कि Fe2+ को ये ऑक्सीडाइज किस मीडियम में करेगा, तो दोनों ही मीडियम में, एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में करेगा। ऐसे ही MnO4 नेगेटिव, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद है, बेसिकली खुद को रिड्यूस करेगा। तो इस केस में क्या होगा, MnO4 नेगेटिव रिड्यूस होगा और H2O2 ऑक्सीडाइज होगा। तो इसका मतलब H2O2 के बारे में हम कहेंगे कि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। इसको रिड्यूस करेगा ना Mn2+ में, वो डिपेंडिंग ऑन द मीडियम होगा। जैसे अगर एसिडिक हुआ तो Mn2+ में जाएगा, बेसिक होगा तो MnO2 या Mn4+ में जाएगा। तो ये भी दोनों ही मीडियम में रिड्यूस हो जाएगा, यानी H2O2 एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इसके साथ एक्ट करेगा बोथ मीडियम में। तो ये ध्यान में रखना है। बाकी इनके लिए एक्सक्लूसिव होता है। जैसे ये केस है HOCl, ये H2O2 से सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही रिड्यूस होगा, Cl+1 से माइनस में जा रहा है एसिडिक मीडियम में। इसको याद रखने का मैं ऐसा तरीका बताता हूँ कि देखो ये Cl+ होता है, OH- होता है, OH- को कैच करने के लिए आपको H+ देना होगा, जिससे पता चल जाएगा अच्छा H+ देना है, यानी एसिडिक मीडियम। PBS का भी रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में, यहाँ पे इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, सल्फर -2 से +6 में जा रहा है, यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, बट मीडियम शुड बी एसिडिक। ये बहुत पूछा जाता है किस मीडियम में होगा। सिमिलरली Mn2+, अब यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हो रहा है Mn2+ से Mn4+ में, तो इसीलिए यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसके लिए। I2 यहाँ पे इसको रिड्यूस कर रहा है, यहाँ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से -1, तो यहाँ पे ये इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। और ये दोनों ही रिएक्शन बेसिक मीडियम में होते हैं। तो बस ये इतना ध्यान में रखना है रिएक्शन से रिलेटेड। उसके अलावा लास्ट में एक यूजेस आप जान लो, मामला ख़त्म हो गया। ब्लीच की तरह यूज़ किया जाता है, एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ किया जाता है, मार्केट में पर हाइड्रॉल के नाम से बेचा जाता है। पर बोरेट एंड पर कार्बोनेट बनाने में भी इसका यूज़ होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग लिखा हुआ है। और ये दोनों हाई क्वालिटी डिटर्जेंट्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। इसको इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी यूज़ किया जाता है। बस इतना आप ध्यान रखो, कभी दिक्कत ही नहीं होगी H2O2 के क्वेश्चन में। वैसे इसका आंसर तो यूरिया हमें मिल गया सिर्फ उस पार्ट से। आ जाओ नेक्स्ट है, LiF इज़ स्पाइंगली सॉल्युबल इन वाटर। यस, ये स्पाइंगली सॉल्युबल इन वाटर है। इसका एक ही थ्योरी है इस ब्लॉक में, याद रखना। सारे हैलाइड्स ग्रुप 1 के वाटर सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट LiF एंड CSI। LiF क्यों इनसॉल्युबल होता है, क्योंकि इसकी लैटिस एनर्जी हाई है। भाई सॉल्युबिलिटी के लिए हाइड्रेशन एनर्जी को लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे लैटिस एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है कि हाइड्रेशन एनर्जी उसको ओवरकम नहीं कर पाता है, इसीलिए इनसॉल्युबल है। और CSI क्यों इनसॉल्युबल है, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ही कम हो जाती है। तो लैटिस एनर्जी कम है, लेकिन ये बहुत कम हो गई तो लैटिस एनर्जी से कम हो जाता है, यानी ये कंडीशन मीट नहीं हो पाती है। तो ये आपको याद रखना है। तो जो पहला स्टेटमेंट है LiF इज स्प्रेंगली सॉल्युबल इन वाटर, ये तो करेक्ट हो गया। अब दूसरा है द आयनिक रेडियस ऑफ Li2+ इज स्मॉलर अमॉन्ग इट्स ग्रुप, हैंस हैज़ लीस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी। रीज़न भी करेक्ट है। एक मिनट, क्या कह रहा है, रीज़न उससे रिलेटेड नहीं लग रहा है। द आयनिक रेडियस ऑफ Li2+ इज स्मॉलेस्ट अमॉन्ग द ग्रुप। हाँ, ये एकदम सही आयनिक रेडियस का है। हैंस
इट हैज़ लीस्ट हाइड्रेशन इंथैल्पी। भाई ये गलत हो गया, इसकी मैक्सिमम हाइड्रेशन इंथैल्पी होगी। जिसका रेडियस सबसे कम होता है उसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी, देखो हाइड्रेशन एनर्जी या इंथैल्पी जो भी कहो, एंड हाइड्रेटेड रेडियस। ठीक है, अभी मैंने एक क्वेश्चन में इसको मार्क भी किया हुआ है। ये प्रोपोर्शनल होता है चार्ज डेंसिटी के, Q बाई वी के। अब Li प्लस जो है इस पे चार्ज तो सेम है, किसी और के कंपेयर में देख लो, Li Na K सब में चार्ज आपको 1+ ही मिलेगा, लेकिन इसका वॉल्यूम सबसे कम है। तो वॉल्यूम कम होने के कारण ये डिनोमिनेटर में अपीयर हो रहा है, तो ये चार्ज डेंसिटी इसकी हाई हो जाएगी। और जैसे ही चार्ज डेंसिटी हाई हुई तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी और हाइड्रेटेड रेडियस दोनों ही हाई होंगे। इसीलिए जब इसको आप देखोगे तो पहला तो करेक्ट हो गया, क्योंकि स्प्रैंगली सॉल्युबल का मतलब इनसॉल्युबल ही कहना, तो ये इनसॉल्युबल इन वाटर है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो गया, इसीलिए फर्स्ट करेक्ट, सेकंड फॉल्स, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, ये कह रहा है एन एलिमेंट ए ऑफ ग्रुप 1 शोज सिमिलैरिटी टू एन एलिमेंट बी बिलोंगिंग टू ग्रुप 2। तो ये जरूर डायगोनल रिलेशनशिप की बात कर रहा है। ये तो ऐसे ही पता चल जाएगा ये बी होगा, क्योंकि डायगोनल रिलेशनशिप सिर्फ एल आई और बी में ही होता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के, एल आई बी ई। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। वैसे अब इसको और वेरीफाई करते हैं। बिलोंगिंग टू ग्रुप 2 इफ़, अरे क्या मैंने कर दिया, बी क्यों बोल दिया मैंने, सेकेंड एलिमेंट, सॉरी एक बार मैं करेक्ट करता हूँ, LI NA और ये BE MG हो गया ना, ये होगा डायगोनल रिलेशनशिप, सॉरी MG। अब कह रहे हैं इफ़ ए हैज़ मैक्सिमम हाइड्रेशन इंथैल्पी इन ग्रुप 1, ग्रुप 1 में मैक्सिमम हाइड्रेशन इंथैल्पी है, ये आ गया लिथियम। अभी मैंने समझाया भी कि लिथियम की चार्ज डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है, वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम चीज़, चार्ज डेंसिटी वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी समझाया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा है और इसका डायगोनल रिलेशनशिप Mg के साथ होगा, इसीलिए इसमें Mg हो जाएगा। बाकी यहाँ पे मैंने वो डेफिनेशन बताया है कि हाइड्रेटेड रेडियस होता क्या है। कोई भी एलिमेंट है ये वाटर के साथ इंटरैक्शन डेवलप करेगा। ये देखो इसके डेल्टा माइनस और इसके डेल्टा प्लस, इसके डेल्टा माइनस इसके प्लस के बीच में इंटरैक्शन होगा, और इस इंटरैक्शन के कारण वाटर इसके चारों तरफ लेयर बनाता है। सेंटर से जो आउटर मोस्ट लेयर होता है इसको कहते हैं हाइड्रेटेड रेडियस, और ये सिर्फ और सिर्फ इसकी चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करता है। और जितना ज़्यादा हाइड्रेटेड रेडियस होगा उतने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ इंटरैक्ट करेंगे और उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा। इसीलिए ये हाइड्रेटेड रेडियस ज़्यादा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा, ये दोनों ही Q/V पर डिपेंड करेगा। यही चीज़ लिखा गया है, इसीलिए इसमें ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो देखते हैं वन बाई वन। पहला स्टेटमेंट है कि लो सॉलिबिलिटी ऑफ LiF इन वाटर इज़ ड्यू टू इट्स स्मॉल हाइड्रेशन इंथैल्पी। भाई ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अभी मैंने ये चीज़ समझाया है कि हाइड्रेशन इंथैल्पी नहीं, रेदर इसकी लैटिस एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है इसके कारण। ठीक है, तो हाई लैटिस एनर्जी के कारण ये इनसॉल्युबल होता है, तो इसका तो मामला ख़त्म। अब KO2 इस पैरामैग्नेटिक बिल्कुल सही है, क्योंकि KO2 को आप देखो K+ एंड O2 नेगेटिव सुपर ऑक्साइड है। इसके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, एक ऑक्सीजन में 8, दूसरे ऑक्सीजन में 8 और एक माइनस के कारण एक और एक्स्ट्रा 17, ये ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया। और ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ में कभी पेयर नहीं बनेंगे और वो क्या रह जाएगा, पैरामैग्नेटिक रह जाएगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट। और इनकरेक्ट पूछा तो पहला ही मार्क हो गया हमारा, फर्स्ट वाला ही करेक्ट इनकरेक्ट आ गया। बाकी सबको वेरीफाई कर लेते हैं। अब कह रहा है सोल्यूशन ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इज कंडक्टिंग इन नेचर। भाई क्या ये कंडक्टिंग नेचर का होगा, तो यस होगा, क्योंकि अगर आप NH3 लिक्विड अमोनिया में लेते हो इसको, तो ये हमें पता है Na+ और E- और अमोनिया का N का जो नेगेटिव है पानी की तरह इसको सराउंड कर लेगा, यानी बहुत सारे अमोनिया इसके सराउंडिंग में लग जाएंगे। हमें नहीं पता कितने लगेंगे, इसीलिए सिंपल हम इसको ऐसे लिख देते हैं। और सिमिलरली इसके चारों तरफ भी वाटर का अमोनिया का H+ इंटरैक्ट करेगा और इसके चारों तरफ भी बहुत सारे अमोनिया लग जाएंगे। अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ये कंडक्टिंग होगा, इसीलिए ये करेक्ट हो गया। सोडियम मेटल हैज़ हायर डेंसिटी देन पोटेशियम मेटल, ये अभी मैंने बता दिया था, जो ऐसे ग्राफ आया था LiNa, ये के आ गया था इससे कम, तो इसीलिए फर्स्ट वाला इनकरेक्ट होगा। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, कह रहा है द
प्रोडक्ट ऑब्टेन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ड वाटर यूजिंग क्लार्क्स मेथड आर। ये मैंने एक वीडियो में ना इसमें गलती कर दी थी। मैं बताता हूँ जो होता क्या है। जो क्लार्क्स मेथड है, इट इज़ यूज टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस। तो टेम्पररी जो हार्डनेस होगा वो होता है बाइकार्बोनेट के कारण, यानी कैल्शियम का बाइकार्बोनेट हो सकता है या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट हो सकता है। ठीक। और क्लार्क्स मेथड में हम इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं। तो जब इसको आप ट्रीट करोगे तो ये CaCO3 बना देगा प्लस H2O प्लस CO2। और इसको जब ट्रीट करोगे तो ये CaCO3 प्लस MgOH बनाता है। तो ये मेरे से गलती हो गई थी एक वीडियो में, तो ध्यान रखना इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये फॉर्म होगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस बार मैंने करेक्ट कर दिया इसको। एक और वीडियो में था किसी ईयर में, ठीक है, उसमें मेरे से ये मिस्टेक हो गया था। नेक्स्ट आते हैं, एन एलॉय ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम इज़ यूज टू मेक एयरक्राफ्ट प्लेट्स। ये गलत हो गया, ये आर्मर प्लेट में। देखो कभी भी एयरक्राफ्ट आए तो एल्युमिनियम इज़ मस्ट, एल्युमिनियम तो होना मस्ट है ही है, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो गया। अब कह रहा है मैग्नीशियम आयन आर इम्पॉर्टेंट फॉर सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी। देखो ये सब थोड़े से फैक्ट्स हैं, ओके। तो थोड़ा फैक्ट्स की, तो क्या फैक्ट्स है इसमें। देखो ये तो खैर ऐसे ही गलत है। जो मैग्नीशियम होता है ना, मैग्नीशियम इज़ द पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, ब्लड का पार्ट होता है। तो इसका सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी से कोई लेना देना नहीं, ये भी मैंने कहीं देखा ही है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि अगर ऐसे केसेस आ जाए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होगा ही अगर एग्जैक्ट पता है, क्योंकि एनसीईआरटी ने हर चीज़ कहीं ना कहीं इधर उधर लिखी दी है। तो इसलिए ये तो कन्फर्म गलत है, ठीक है ना, और ये भी गलत है, ओके। तो ये हो जाएगा। अब देखो जितना एटलीस्ट मेरे नॉलेज में मैंने वहाँ पे लिख दिया है यूजेस को। जैसे लिथियम है, LiPb, ये वाइट मेटल बेयरिंग्स जो होते हैं ना, जो गोल गोल घूमते हैं, वही वाइट मेटल बेयरिंग्स में यूज़ किया जाता है। Li और Al जो होता है वो एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है, इसलिए गलत हो गया था। और LiMg आर्मर प्लेट्स में यूज़ होता है। Li इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में भी यूज़ होता है। सिमिलरली सोडियम का ये बहुत बार पूछा जा चुका है, कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है। NaPb का जो Li होगा ये टेट्रा इथाइल लेड, ये ET4 इथाइल है, 4 इथाइल और Pb, टेट्रा इथाइल लेड के प्रिपरेशन में यूज़ होता है, जो कि एंटी नॉकिंग एजेंट्स होते हैं। पोटेशियम, ठीक है, KCl फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है। KOH सॉफ्ट सोप बनाने में, जो बेबी सोप्स वगैरह होते हैं उसको बनाने में यूज़ किया जाता है। सीजियम फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में यूज़ होता है। ये NCERT का दिया हुआ है, ये बहुत पूछे जाते हैं। कॉपर बी जो होता है हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग में यूज़ होता है, कॉपर बी का एलॉय। और जो बी होता है ये एक्सरे ट्यूब विंडो बनाने में यूज़ होता है, ये भी पूछा जा चुका है ऑलरेडी मेंस में। सिमिलरली Mg और Al का जो एलॉय होगा वो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। अगेन देखो Al आ चुका है। Mg फ्लैश पाउडर, फ्लैश पाउडर मतलब हवा में फेंक दोगे तो आग लग जाएगी, तो उसको कहते हैं फ्लैश पाउडर। बल्ब, बॉम्ब सिग्नल, बॉम्ब सिग्नल बेसिकली वही, क्योंकि इट कैचेस फायर इन एयर वेरी फास्ट, तो उससे सिग्नल्स वगैरह शो करने में भी हम इसको यूज़ करते हैं। MgOH मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको कहते हैं MgOH, जो एसिडिटी वगैरह के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। और MgCO3 को टूथपेस्ट में यूज़ किया जाता है। कैल्शियम मेटल एक्सट्रैक्शन में, जहाँ पे भी कार्बन रिडक्शन पॉसिबल ना हो वहाँ पे हम कैल्शियम रिडक्शन कराते हैं। एंड कैल्शियम और बेरियम है रिमूव हाई, ये एयर को रिमूव करता है वैक्यूम ट्यूब से, जो थोड़ा बहुत ट्रेसेस ऑफ एयर रह जाते हैं, तो रिमूव एयर फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब। रेडियम रेडियोथेरेपी में यूज़ किया जाता है, ट्रीटमेंट फॉर द कैंसर। बस इतना आप याद रखो, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ओके। तो ये बोथ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसका आंसर होगा। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, कह रहा है लिथियम नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट व्हेन हीटेड सेपरेटली रिस्पेक्टिवली गिव्स, क्या देगा। तो देखो भाई इसकी थ्योरी है नाइट्रेट पे हीटिंग इफेक्ट। कोई भी नाइट्रेट हो, ध्यान रखना ग्रुप 2 वाले और डायगोनल रिलेशनशिप के कारण लिथियम भी, इनको अगर आप हीट करोगे तो इनका ऑक्साइड NO2 और O2 बनेगा। किसी को आप ले लो, जैसे लिथियम का नाइट्रेट, तो लिथियम का ऑक्साइड NO2 O2 बना। मैग्नीशियम का नाइट्रेट, ये फॉर्मूला गलत हो गया मेरे से, MgNO3 2,
तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड NO2 और O2 बनेगा। इसको अगर आप बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 लगाना होगा आपको, बाकी ये बैलेंस है। यहाँ पे भी अगर करना होगा तो 2 लगाना होगा, यहाँ पे 2 लगाना होगा, बाकी ये बैलेंस है। और बाकी ग्रुप 1 के जो अदर हैं एक्सेप्ट लिथियम, क्योंकि लिथियम तो इसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहा है, बाकी जितने भी हैं इनको अगर आप हीट करोगे तो ये मेटल नाइट्राइट प्लस हाफ O2 देगा। जैसे सोडियम का नाइट्रेट ले रहे हैं, तो ये सोडियम का नाइट्राइट बना दिया NaNO2 प्लस हाफ O2। तो इसीलिए अब इस केस में क्या क्या लिया है इसने, लिथियम लिया है, सोडियम लिया है, तो लिथियम तो ऑक्साइड बनाएगा और सोडियम अपना नाइट्राइट बनाएगा, यानी ये वाला करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, कह रहा है पोर्टलैंड सीमेंट कंटेन्स एक्स टू एनहेंस द सेटिंग टाइम। एक्स इज ये जिप्सम होता है, ठीक है, NCERT का दिया हुआ है जिप्सम, ये फॉर्मूला है जिप्सम का, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है, ये डेड बॉन्ड प्लास्टर का है, तो इसीलिए बी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। वैसे एक बार देख लेते हैं पूरा पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में। देखो पोर्टलैंड सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड 50 to 60% एंड सिलिका 20 to 25, ये सैंड होता है सिलिका, 20 to 25%। बाकी ट्रेसेस में Al2O3 MgO Fe2O3 एक्सेट्रा होते हैं। इनको जब हम हीट करते हैं तो ये क्लिंकर बनता है। अब मेंस में ऑलरेडी क्लिंकर के बारे में पूछा गया है कि क्लिंकर का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ये रहा Ca3SiO5। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ये मेन कॉम्पोजिशन होता है इसका 51%, डाई कैल्शियम सिलिकेट ये 28%, और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट ये 11%। तो ये होता है क्लिंकर का फॉर्म कॉम्पोजिशन। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इसका मेन कॉम्पोजिशन है। इसके बाद क्लिंकर में क्या मिलाया जाता है वो यहाँ पे लिख दिया है। क्लिंकर में 2 to 3% हम जिप्सम मिलाते हैं, तो ये जाके पूरा क्लिंकर और जिप्सम का जो कॉम्पोजिशन है वो पोर्टलैंड सीमेंट होता है, और जिप्सम को हम ऐड करते हैं टू स्लो डाउन द सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। इसीलिए बी ऑप्शन करेक्ट। बस इतना ही क्वेश्चंस थे, सारे कवर हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।